और जैसे ही पास आउट हुए रजिस्ट्रेशन नंबर हाथ में आए और एग्जाम के अंदर बैठे और सिलेक्शन हो गया विद सेल्फ स्टडी, और वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आपने नोट सर्टिफिकेट क्रैक किया जी है। हाँ। चलो, हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो मेरे पास में काफी दिन से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर सक्सेस स्टोरीज लेके आओ, कैसे हम सिलेक्शन ले, नोट सेट कैसे क्रैक करें। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज आते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर एक और सक्सेस स्टोरी के साथ में आप सारे लोगों के मैं लेके आया हूँ, और बिना किसी देरी के मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करवाऊंगा आपको। इस इंसान को आप फ्रेम के अंदर देख रहे हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक तो आप पहले अपना छोटा सा इंट्रो दे सारे बच्चों को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पॉडकास्ट पर मेरे को आमंत्रण दिया। मेरा नाम है मनोज कुमार जाट, मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, स्टेट राजस्थान से। हाँ, तो मनोज जी बहुत अच्छी बात है। देन इसके बाद में आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है? जी मैंने नॉर्सेट 8 एग्ज़ाम क्रैक किया है। रैंक मेरी थी 737। और नोट सेट 8 क्रैक करके आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ? जी मेरे को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। एम्स दिल्ली अलॉट हुआ, यानी कि आपने 737 आपके रैंक थी। अच्छा, इसके साथ में कोई आपने और अदर एग्जाम क्रैक की हो? जी मैंने इसी के साथ में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम था वो क्रैक किया है अभी फ़िलहाल में। उसका डीवी और मेडिकल हो गया है, पैनल आ चुका है, बस ज्वाइनिंग लेटर पेंडिंग में है। तो मतलब कि आपका तो काफ़ी बड़ा स्कोप रहा है और काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, आपने 2 एग्जाम क्रैक किए, बहुत अच्छी बात है। देन इसके बाद में मनोज जी आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि कब आपके दिमाग में ये आया कि यार भाई मुझे तो एम्स ज्वाइन करना है? बेसिकली मेरा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था, 2019 से 2024 तक वाला बैच। तो जब पेंडेमिक चल रहा था उसके बाद मैं पेंडेमिक जैसे ही ओवर हुआ और हमारी जो कॉलेज लाइफ वापस रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद में ये थॉट आ चुकी थी दिमाग में कि साथ ही हमारे जो कुछ सीनियर्स थे वो भी देश के जो बड़े बड़े एम्स है वहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे थे। तो उनके कांटेक्ट में आने के बाद माइंड में एक थॉट आया कि अपने को भी तैयारी करके एम्स के अंदर अपनी सर्विसेज देनी है। तो दैट मीन्स तब से फिर आपके दिमाग में ये आया कि भाई मुझे एम्स के अंदर जाना है। जी हाँ। तो आपने तैयारी कब से स्टार्ट की? मतलब जी मैंने तैयारी तो अपनी सेकेंड ईयर से शुरू कर दी थी। सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी? जी हाँ, सेकेंड ईयर से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नोट सेट 8 आपने क्रैक किया, दैट मीन्स जी नोट सेट 8 क्रैक करने के लिए आपका मतलब कि कहाँ से आपने कोचिंग ली, कहाँ से आपने तैयारी शुरू की? जी मैंने बहुत ही अच्छा और नामी कोचिंग संस्थान है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी जोधपुर करके, शिवराज जी सर वहाँ के जो डायरेक्टर और मैनेजर हैं वो चलाते हैं। मैंने वहाँ से ऑनलाइन कोचिंग किया था सेकेंड ईयर के अंदर। मतलब कि आपने सेकेंड ईयर से ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी थी? जी हाँ, सेकेंड ईयर से मैंने 1 ईयर का पूरा बैच लिया था, उसके साथ मैंने तैयारी की। तो अच्छा, फिर उसके बाद में आपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कंप्लीट की? जी हाँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कॉलेज के साथ सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी बैठ। तो आपने टोटल जो नोट सेट 8 क्रैक किया वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्लिक किया है जो, या फिर आपने जो सेकंड ईयर में ऑनलाइन कोर्स किया था बस लिखने से? ऑनलाइन कोर्स जैसे 1 साल का कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी लगातार 3 साल तक, सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के साथ, मतलब 3 साल की सेल्फ स्टडी की। तो मतलब कि आपके सिर्फ ऑनलाइन कोर्स और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आपने नोट सेट 8 क्रैक किया है? जी हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप सोच सकते हो कि आप जो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है। पर भाई ने सेकेंड ईयर से ही अपना गोल सेट कर लिया था कि मुझे एम्स के अंदर जाना है, जो कि बहुत मोटिवेशनल और बहुत ही बड़ी बात है। आजकल बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई 80-20 है या इतने सारे एक्सक्यूजेज आते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमें अपने गोल के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो शायद और शिद्दत से मेहनत करोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा मनोज जी, दैट इज कि आपने कौन सी गाइड पढ़ी इसके दौरान पे? जी गाइड की बात करें तो मैंने जो टारगेट आई का 5th एडिशन आता था, जब मैं 2020 में था तब इसका 5th एडिशन जो लॉन्च हुआ था वो खरीदा था। उसके साथ मैंने साउंडर्स की जो एनक्लेक्स आती है वो पढ़ी थी, और इसके साथ में मैंने जो अपने मिशन परिचारिका आती है वो पढ़ी थी, ये 3 बुक्स। तो मतलब कि टारगेट, एनक्लेक्स और मिशन परिचारिका, और साथ में जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे वो। जो कोचिंग के नोट्स थे, जी हाँ। इसने आपको एम्स के अंदर पहुंचा दिया? जी हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। तीनों ही बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी देखी हुई है, और भाई मैंने खुद ने पढ़ी हुई, तो मैं तो बोल सकता हूँ ये चीज़ के अंदर। मिशन परिचारिका तो बाद में लॉन्च हुई, मेरे टाइम पे तो एनक्लेक्स और टारगेट आई थी, तो मैंने तो वही अच्छे से पढ़ी है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे नोट सेट 8 के एग्जाम से पहले? जी 7 से 8 घंटे लाइब्रेरी बैठ के। मतलब कि 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने से आपका जो मनचाहा एम्स है वो अचीव हो सकता है? मतलब जी हाँ, 7 से 8 घंटे रेगुलरली। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी मैं ये पूछना चाहूँगा, दैट इज कि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप सारे बच्चों को देना चाहें जिससे कि वो सिलेक्शन ले पाए?
आप जो पूछ रहे हो कि स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी के साथ टिप्स यही कि सेल्फ स्टडी के साथ आपको रिवाइज करना है। जो आपके नोट्स है, चाहे आपके पास कंटेंट कम है ज़्यादा है, वो मायने नहीं रखता है। आपके पास जो सफिशिएंट कंटेंट है उसी को आपको रिपीटेशन करता रहना है। आप रिपीट करते रहो और खुद का सेल्फ एनालिसिस आप टेस्ट वगैरह से या कोई गाइड पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम टू टाइम करते रहो, और उसी कंटेंट को रिवाइज करके आपका फाइनली कहीं ना कहीं सिलेक्शन बैठ ही जाता है। अच्छा, इससे पहले कोई आपने एग्जाम दी हो, ये नोट सेट 8 और आरआरबी से पहले कोई एग्जाम दी हो आपने? जी नहीं, मैंने नोट सेट 8, आरआरबी और जो पीजीआईसीएच नोएडा वाला जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, वो तीनों एग्ज़ाम एक साथ दिए थे। उसके बाद मैंने जून में राजस्थान सीएचओ, एनएचएम, पब्लिक हेल्थ नर्स और साइकेट्री नर्स के एग्ज़ाम, ये 7 एग्ज़ाम अब तक दिए हैं। और लगभग शायद आपका सभी में ही सिलेक्शन हो गया है, दैट मीन्स? जी हाँ, नोट सेट 8 में मेरी 737 रैंक है, आरआरबी में मेरा हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, और पीजीआईसीएच नोएडा वाले एग्ज़ाम में मेरी 126 रैंक है ऑल इंडिया। आप सोच के देखो, मतलब तैयारी आज से नहीं, तैयारी सेकेंड ईयर से थी, और वो वर्क, वो मेहनत, वो मोटिवेशन कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, और जैसे ही पास आउट हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर हाथ में आए और एग्जाम के अंदर बैठे और सिलेक्शन हो गया विद सेल्फ स्टडी। और वो 1 साल जो कोर्स किया था ऑनलाइन सेकेंड ईयर के अंदर, उस सारे डाटा ने आपको आज इतने सारे एग्जाम क्रैक करवा दिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि जनरली लोग इतने बार अटैम्प्ट देते हैं, नहीं होता है, लेकिन आपने मेहनत उस लेवल की तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ करते हो तो आपका वो जो गोल है वो जरूर अचीव होता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जनरली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो एग्जाम से पहले नहीं करनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या हो सकती हैं और क्या ठीक करनी चाहिए? जी, सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी है वो ये करते हैं कि बच्चे अपने कंटेंट पे स्टेबल नहीं रहते हैं, बार बार कंटेंट बदलते रहते हैं, छोटी सी चीज़ अपडेट आते ही अपना कंटेंट बदल लेते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। तो नोट सेट 8 जैसे मेंस के अंदर 160 क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने को सिलेक्शन के लिए 160 में से 160 राइट नहीं करने हैं, अपने लिए 110 आउट ऑफ 160 मार्क्स सफिशिएंट है जो आपको एम्स दिला सकता है। मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ जो टॉपर्स गेन करते हैं। तो अपने को उतना ही पढ़ना है कि अपना मतलब सिलेक्शन हो जाए, इतना नहीं कि आप भर भर के कंटेंट पढ़ रहे हो, फिर जब फाइनली एग्ज़ाम की डेट आती है तब अपन डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं कि मेरे पास पूरे नोट्स के पुलिंदे पड़े हुए हैं, अब मैं उनका कैसे रिवीजन करूँ। तो कंटेंट ऑथेंटिक, सफिशिएंट और इतना रखो कि अपन एग्ज़ाम के फाइनल टाइम पे उसका रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद कर सकती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे मनोज जी ये पूछना चाहूँगा, दैट इज कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था या कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी रही हो जहाँ पे आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ हो, कुछ ऐसा हो जो आप दुनिया को बताना चाहें कि उस दिन के बाद से आपके दिमाग में हो गया कि नहीं, आप तो कुछ भी हो जाए, मुझे जाना तो एम्स के अंदर ही है? जी, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो कम समय के लिए असर करता है, पर आदमी के अंदर अगर एक बार इंटरनल मोटिवेशन पैदा हो जाए तो फिर उसको किसी भी फील्ड में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे फादर एक किसान हैं, खेती करते हैं पूरा दिन धूप में, चाहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी रही हो, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, पर अगर व्यक्ति को अपनी फैमिली को देख कर के, अपने फादर और मदर को जो फील्ड में वर्क करते हैं उनको देख करके अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन का कोई लेना देना नहीं। सही बात है। आज मेरे फादर के मेहनत की वजह से, उनके डायरेक्शन, उनके ड्रीम की वजह से उन्होंने मेरे को फील्ड में ना जाने दे करके आज मेरे को इतने अच्छे जो प्राइम इंस्टीट्यूट है पूरे देश का वहाँ पे पहुँचा दिया। तो मोटिवेशन तो अपने अंदर ही होता है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। ओके, वेरी गुड। मतलब कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स, और उसी ने ही आपको कॉन्टिन्यूसली मेहनत करने के लिए प्रोवोक किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हर इंसान की लाइफ के अंदर है। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है नर्सिंग के अंदर लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, और सभी चाहते हैं कि भाई मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अलॉट हो, और अच्छी बात है, मेहनत भी करनी चाहिए। और भाई ने तो जिस लेवल की मेहनत की है उस हिसाब से तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब जो भी एग्जाम में बैठेंगे उसी में भाई का बेड़ा पार है, और इसी तरीके से ही आपको भी मेहनत करनी है। खुद की बात कहूँगा कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहिए, गोल फोकस रहिए, ताकि आने वाले टाइम पर पे आपको जब पीछे सोच करके देखो या एक वक्त आएगा जब आप किसी जगह पे खड़े होकर के देखो तो खुद को उस जगह पर पाओ कि जहाँ आपको फील हो कि हाँ, आज मैं नर्सिंग प्रोफेशन के उस मुकाम पर हूँ या उस
जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर पहुँचना मतलब एक वक्त मेरा ड्रीम था। चलो, बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी मनोज भाई ने। और आई थिंक सो कि ये जो मैसेज है, ये जो स्टोरी है, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैंने कोशिश की है कि भाई की जो स्टोरी थी वो काफ़ी यूनिक लगी मुझे, और आज जो भाई का गोल है वो अचीव हुआ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सेल्फ स्टडी करके तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। आई होप मेरा जो मैसेज आपके पास तक पहुंचा होगा और सक्सेस स्टोरी आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।